आशी के मारे थप्पड़ की वजह से काजल का दिमाग एक पल को सुन पड़ गया था और उसे आज एक बार फिर वही आशी नजर आ रही थी जो पहले वो कभी हुआ करती थी। और ये उसकी भूल थी कि आशी बदल गई। पर आशी ने इस थप्पड़ के जरिए पहले वाली आशी का सामना काजल को करवा दिया था। आशी तो काजल को तारे दिखाकर चली गई, पर काजल जिसका एक हाथ अभी अपने गालों पर था, वो गुस्से से आशी को जाते हुए देखकर कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल भी सही नहीं किया फटीचर। देखना इस गलती की सजा तुमको जल्दी मिलेगी। बहुत इतरा रही हो ना इस घर की बहू बनकर, पर इन्हीं घर वालों के आगे अगर मैंने भी तुम्हारा तमाशा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत जल्द इस थप्पड़ का दर्द तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। और जिस घर की बहू बनकर इतना इतरा रही हो ना, यह घर एक दिन मेरा होगा। मैं जल्दी दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाऊंगी ना कि उसकी नजरें मेरे अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहेंगी। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल से। काजल अपनी बात कह गुस्से से वहां से चली गई। आशी जब नीचे आई और मंदिर की तरफ गई तो शालिनी जी की पूजा आज लगभग हो गई थी और आशी को समझ आ गया था कि आज वो लेट है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, सॉरी भगवान जी, लेट हो गई, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शालिनी जी जो पूजा करके अपनी जगह से उठ रही थी, उनको समझ आ रहा था कि आशी ये बात भगवान से नहीं, इनडायरेक्टली उससे ही कह रही थी। और आशी की इस हरकत को देखकर शालिनी जी मन ही मन मुस्कुरा दी। पर मजाल है कि अपनी मुस्कान को अपने चेहरे पर आने दिया वो। अभी भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सख्त थे, जो देख आशी को और समझ में नहीं आया कि क्या उनकी बातें शालिनी जी ने सुनी या नहीं। शालिनी जी वहां से जाने लगी तो आशी अपने हिचकिचाती आवाज में शालिनी जी से कहती है, सॉरी एंड थैंक यू। आशी के कहे इन कुछ शब्दों को सुनकर शालिनी जी के मंदिर वाले रूम से बाहर निकलते कदम रुक गए। और शालिनी जी को रुकते देख आशी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, सॉरी इसलिए कि आज मुझे आने में लेट हो गया। मैं लेकिन मैं चाहती थी कि मैं हर सुबह पूजा आपके साथ करूं। आपके साथ रहने से मुझे एक माँ की कमी महसूस नहीं हुई, और ये कमी आपके मेरे आसपास रहने से नहीं लगती। जानती हैं आप, ऐसा लगता है मेरी माँ अगर मेरे साथ होती तो ऐसा ही होता। और थैंक यू इसलिए क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने कल मेरी मदद की, और ये भी जानती हूँ कि आप ये बात मानेंगी नहीं, पर कल जो आपने मेरे लिए किया वो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी मदद थी, जो शायद एक माँ ही बेटी के लिए करती है। बेशक आपका और मेरा रिश्ता सास बहू का है, पर मैं आपको अपनी सास की नज़र से नहीं, अपनी माँ की नज़र से देखती हूँ। एक माँ ही तो होती है जो अपनी बेटी की परेशानी बिना उसके कहे बिना भी समझ जाती है। ठीक वैसे ही कल आपने भी मेरी परेशानी बिना मेरे कहे ही समझ ली थी, और बिना मेरे कुछ कहे आपने मेरी परेशानी का सॉल्यूशन भी निकाल दिया। सॉल्यूशन भी ऐसा निकाला, सभी लोगों को मेरा बनाया मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद आया। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर मन से किया जाए। और जब साथ देने वाली सास के रूप में आपकी जैसी माँ का साथ हो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। शालिनी जी आशी की बात सुनकर बिना पीछे मुड़े ही कहती हैं, ए देखो लड़की, ज़्यादा इमोशनल होने की और इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है, बस अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग सेम हो गया। उस वक्त मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी। बस मैंने उसे सॉल्यूशन दिया उसकी प्रॉब्लम का, और हुआ ये कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते देते बस सॉल्यूशन तुम्हारे भी काम आ गया। सो जस्ट नॉट ए बिग डील। सो प्लीज नो मेलो ड्रामा, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट। ओके सो जस्ट स्टॉप दिस। मैं ना तुम्हारी कोई माँ हूँ और ना कोई सास, सो मुझसे रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें जिससे रिश्ता बनाना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर मुझसे दूर रहो, ओके। शालिनी जी अपनी बात कहकर वहाँ से चली गईं। शालिनी जी का बिहेवियर इस वक्त आशी के प्रति बहुत ज़्यादा रूड था, पर इतने रूड व्यवहार के बाद भी शालिनी जी की इतनी बात सुनकर भी आशी को कोई उदासी नहीं हुई, बल्कि फेस पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि शालिनी जी की जुबान बेशक कड़क या कड़वी हो, पर उनका दिल कितना सॉफ्ट है ये उसने कल ही देख लिया था कि नापसंद होते हुए भी शालिनी जी ने उसकी हेल्प की थी। और ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, खासकर वो जिस काम से वह यहाँ आई थी उसकी शुरुआत उसे अब जल्द से जल्द करना था,
क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। आसी अपने आप से कहती है, अगर आपको यह लगता है कि आपके इस रूड बिहेवियर की वजह से मैं जो करने आई हूँ वह नहीं करूँगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपका वह चेहरा सबको सामने दिखाऊंगी जो आप होते हुए भी नहीं दिख रही हो। आसी दादी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पलक दादी माँ को उनकी मॉर्निंग वाली मेडिसिन दे रही है। ये देखकर आसी दादी माँ से कहती है, क्या बात है दादी माँ, आपको बस मेरी फ्रेंड से ही काम करवाना है, ये नहीं कि अपनी बहू से भी कुछ कह लें। ये तो गलत बात हुई। आसी अपना मुंह बना लेती है। आसी का फूला हुआ मुंह देखकर पलक और दादी माँ दोनों हंस पड़ती हैं। तब दादी माँ कहती हैं, अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, वो हमें लगा कि क्या पता हमारी पोता बहू कल रात लेट सोई होगी, तो उसे सुबह जल्दी उठाकर परेशान नहीं करना चाहिए, काम तो लगा ही रहेगा। दादी जी की बात सुनकर आसी को अजीब सा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कई बातों का मतलब समझ रही थी। वही पलक आसी के पास आकर उसका हाथ थाम कर कहती है, कैसी हो आसी तुम? तुम्हें पता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पहले भी बहुत खूबसूरत थी, पर शादी के बाद जो रौनक तुम्हारे फेस पर दिख रही है ना, उसका ग्लो तो कुछ और ही कह रहा है। वहीं पलक की बात सुनकर आसी कहती है, क्या पलक तुम भी? फिर एकदम से वह पलक से कहती है, अच्छा पलक, माया कहाँ है? माया से मेरी बात नहीं हुई। आसी की बात सुनकर पलक कहती है, अरे तुम नहीं जानती, माया की शादी तो पहले ही फिक्स थी। वह एक्चुअली अपने घर गई है। वहाँ उसकी मम्मी ने कहा है कि उसकी शादी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो शायद जल्दी डेट फिक्स हो जाएगी शादी की, तो इस वजह से वो अपने घर गई है। और जिस जगह वो गई है वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से बात होना मुश्किल है। पर टेंशन मत लो, अगले हफ्ते तक वो आ जाएगी। तो आसी फिर कहती है, अच्छा पलक, क्या तुमने उसे मेरी शादी की बात बताई? जिससे पलक कहती है, नहीं, अगर बताई होती तो क्या अभी तक इतनी शांति होती तुम्हारी ससुराल में? मतलब हाहाकार मच जाता। वह जब आएगी तो उसको समझाना होगा। जानती हो ना, मैं हम दोनों के साथ इमोशनली कितना अटैच है, हम दोनों ही उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। पर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वह जब आएगी तो उसे मैं बात कर लूंगी। फिलहाल अपना ये मैरिड पीरियड एंजॉय करो। वेद इस वक्त अपने होटल के अपने केबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। एकदम से उसकी जिंदगी ने जो भी मोड़ लिया था वह उसकी समझ से बाहर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या सोचा और क्या हो रहा था। पर वह इतना समझ गया था कि आसी के साथ उसने सही नहीं किया था, बहुत गलत किया, और यह गलत अब उसके लिए भी साबित होने वाला था। और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जो आसी, जो कि पहले ही उसकी वजह से उसे परेशानी हो चुकी है, वह आगे और ना बढ़े। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आसी उसके घर में किस वजह से आई है, पर वह अब अपनी वजह से आसी को अब और परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया था। जल्दी अपनी सोच के एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने जल्दी से अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया, जिसे दूसरी तरफ से करीब एक रिंग के बाद ही कोई फोन उठाता है। तो बेद जल्दी से कहता है, हेलो राज, हमारी यूएस क्लाइंट न्यू होटल प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो एक साथ होने वाली मीटिंग थी, जो 10 दिन बाद थी, तुम उसे आज रात या कल के लिए फिक्स करो। मेरी आज की ही टिकट कंफर्म करो। मैं जल्द से जल्द वहां जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए डील साइन करना चाहता हूँ। राज, जो बेद का असिस्टेंट था, वह बेद के इस अचानक से बदले फैसले के पीछे की वजह समझ ही नहीं पाता। राज बेद से अपने सॉफ्ट रिस्पेक्टली आवाज के साथ बेद से कहता है, बॉस, ये सब एकदम से, हम इतनी अर्जेंटली में हमें मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जबकि इस मीटिंग की डेट आगे फिक्स करने के लिए आप ही ने कहा था, और अब हमने क्लाइंट से भी कह दिया है। फिर एकदम से फिर अपना फैसला बदलना, आपको नहीं लगता कि हमारे क्लाइंट्स हमारी बार बार फैसला बदलने की वजह से हमसे नाराज हो सकते हैं? बॉस, वो मीटिंग 10 दिन बाद थी। इनफैक्ट आपने ही वह 10 दिन बाद की मीटिंग आगे बढ़ाई थी। फिर अचानक से राज की बात को वेद बीच में काटते हुए कहता है, राज भूलो मत, तुम मेरे बस एक असिस्टेंट हो और कुछ नहीं। मैंने तुमसे जो कहा है वह सोच समझ कर ही कहा होगा, इसलिए जो कहा है वह करो। आज शाम तक कंफर्म करके मुझे बताओ। वेद की बात सुनकर राज कुछ नहीं कहता है और ओके बॉस करके फोन रख देता है। राज से बात करने के बाद वेद खुद से कहता है, जानता हूँ राज कि मेरा इस तरह से बात करना तुम्हें बुरा लगा, पर जरूरी हो गया था। तुम नहीं समझ सकते मेरी परेशानी।
जो इस बीच में मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मैं उसे खुद नहीं समझ पा रहा। तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? बस मैं यह जानता हूँ कि मुझे आसी से दूरियां बढ़ानी है। किसी भी हालत में हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा। यही मेरे लिए भी अच्छा है और आसी के लिए भी। अपनी बात बोलकर वेद काम करने लग जाता है। इधर आसी भी एक बार फिर लग जाती है अपने घर में अपने काम को पूरा करने में। इधर एक कमरे में आसी की ताई जी और काजल बैठे थे। काजल आज सुबह जो कुछ भी हुआ अपनी मम्मी को रो रो कर बता रही थी, और वहीं अपनी बेटी काजल की बात सुनकर आसी की ताई जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोलती हैं, उस फटीचर आसी की इतनी हिम्मत कि मेरी फूल सी बेटी पर थप्पड़ मारने की गलती की। भूल गई बचपन से लेकर अब तक हमने उसे पाला है, हमारे टुकड़ों पर ही बड़ी हुई है, और आज बड़े घर की बहू बन गई है तब हमें ही तेवर दिखा रही है। इसको तो मैं बताऊंगी। फिर काजल को देखकर कहती है, और तू भी ना ये रोना धोना बंद कर। जो काम कहा है उस पर ध्यान दे अपना। कुछ भी कर कैसे भी कर, पर उस देव पर डोरे डाल। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस घर में परमानेंट सेट हो। यहाँ हम सेट हुए और वहाँ इस घर से आसी को धक्के मारकर निकाल देंगे। अपनी मम्मी की बात सुनकर काजल कहती है, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। उस फटीचर के पंख इसलिए फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि वह इस घर की बहू है। अगर मेरा भी रिश्ता इस घर से जुड़ जाएगा तो मैं भी उसके बराबर हो जाऊंगी। फिर उससे मजा चखाऊंगी कि काजल क्या चीज़ है। अपनी बेटी काजल की बात सुनकर उसकी मम्मी खुश होकर कहती हैं उससे, यह हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मैं तो कहती हूँ उस देव का काम तू ही किया कर, जैसे नाश्ता देना, या उससे पहले जो ये पैसे वाले लोग सुबह जिम के बाद क्या कहते हैं उसको, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, वह देने का काम पर। उसके लिए तुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इन्हीं सब छोटे छोटे काम करके तू उस देव की नज़रों में आएगी। इससे इस सब काम से उसे देव को इम्प्रेस कर, तभी वह तेरी झांसे में आएगा। आई बात समझ? अपनी मम्मी की बात सुनकर काजल कहती है, हाँ मम्मी, सब समझ गई। इधर शालिनी जी अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी कि तभी उनके कमरे का कोई गेट नॉक करता है। शालिनी जी कहती हैं, आ जाओ। तभी आसी शालिनी जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो शालिनी जी की बात सुनकर कमरे के अंदर आती है और वह अपनी धीमी आवाज में कहती है, माँ। खुद के लिए माँ शब्द सुनकर शालिनी जी को समझ में आ गया था कि ये कौन है, क्योंकि 2 दिन से ये माँ की रट एक ही लड़की लगा रही थी। शालिनी जी अब थोड़े गुस्से में आसी से कहती हैं, हे लड़की, मैंने तुमसे आज सुबह भी कहा था और न जाने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूं ना सास, इसलिए मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। और मुझे अपनी बात एक बार ही कहनी पसंद पड़ती है। आई बात समझ? उम्मीद करती हूँ कि आगे से मुझे यह बात ना दोहरानी पड़े। अब किस काम के लिए आई हो यहाँ मेरे कमरे में? जल्दी से बोलो और जाओ। शालिनी जी की बात सुनकर आसी कहती है, अरे ऐसे कैसे? ठीक है माँ, नहीं कहूँगी। और आपका और मेरा मतलब, हमारा तो सास और बहू का रिश्ता है, और जो रिश्ता हमारा है उस नाते तो मैं आपको सासू माँ ही बुलाऊंगी। ठीक है सासू माँ। अब देखिए, सासू माँ में माँ शब्द भी आ गया, और मैं आपको सिर्फ माँ कहती नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं पता, पर पता नहीं क्यों आपको देख कर ना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे माँ शायद ऐसी ही होती है। क्या है ना, मैंने कभी अपनी सगी माँ को नहीं देखा। वो बचपन में ही मुझे इस स्वार्थी दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान जी के पास चली गई, और उसके बाद कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसमें मैं अपने लिए माँ की छवि देख सकूं। आपको देखा तो दिल से आवाज आई कि ऐसी होती है माँ। आसी अपनी बात कहते कहते उसकी आवाज भर गई थी। उसके शब्दों से ही पता चल रहा था कि उसे अपनी माँ की कितनी कमी महसूस होती होगी। वह तो अपनी बात कहकर चली गई, पर उसकी कई बातें शालिनी जी के दिल को कहीं ना कहीं छू गई थी। आज का दिन भी इसी तरह से बीत गया, पर आज कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ। पर कहते हैं ना, कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा तो कल बुरा, और कल बुरा तो आज अच्छा होना ही है। हमेशा की तरह आसी आज भी रात को सबके खाना वाना खिलाकर सबको सोने के लिए भेज दी थी, और खुद अपने कमरे में जाकर वेद के आने का इंतजार करने लग गई। उसने कल से वेद को नहीं देखा था। उसे वेद से कुछ बात करनी थी, पर वेद उसको दिखे तब तो वह कुछ बात करे। वह अपने में ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, पता नहीं ये वेद सर कहाँ है, कितना काम करना है इनको, इतना पैसा तो है इनके पास, और कितना कमाना है। अरे कुछ तो दूसरों को कमाने के लिए भी छोड़ दें, तो सारा अपने ही घर में समेट कर लाना है पैसा।
मुझे उनसे कुछ बात करनी है, पर वो सामने आए तब तो बात करूं। पता नहीं कौन से बिल में जाकर छिप गए हैं जो निकल नहीं रहे हैं। मतलब हद है। उस दिन के बाद से ऐसे शर्मा रहे हैं मुझसे जैसे मैं उनकी जेठ हूँ और मेरे सामने मैं आ नहीं सकते। हद है, मतलब इतना कौन शर्माता है यार। आज भी अपनी बात कहते कहते एक बार फिर बेद के बेड पर जाकर बैठ जाती है और इसी तरह उसकी आंख लग जाती है। पर कल की तरह आज बेद कमरे में नहीं आता, क्योंकि बेद की यूएस की टिकट कंफर्म हो गई थी और बेद आज रात की फ्लाइट से बेंगलुरु से बहुत दूर यूएस के लिए निकल चुका था। वो जा चुका था, पर इसकी खबर उसने घर में किसी को भी नहीं दी थी और अपने होटल के स्टाफ से कह दिया था कि वह कल मॉर्निंग में उनके घर पर एक न्यूज़ भिजवा दें कि उनके बॉस को अर्जेंटली कल रात ही यूएस के लिए निकलना पड़ा। और ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि उनको कुछ भी बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो 10 दिन के लिए गए हैं और 10 दिन के बाद ही वापस आएंगे, क्योंकि बेद जानता था कि अगर ये बात वह सामने से कहेगा तो ना देव और ना उसकी दादी माँ जाने देंगे उसे। वह उसकी नई नई शादी का बहाना बनाकर या हंसी अकेली है का बहाना बनाकर कुछ भी करके वह उसे रोक लेंगे, और वह चाहता ही नहीं था कि वह रुके। इसलिए उसने कल अपने घर अपनी अपने जाने की न्यूज़ देने की बात कहकर वहां से जा चुका था। अगले दिन सुबह यह घर में न्यूज़ पता चल गई थी कि बेद 10 दिन के लिए यूएस जा चुका है। दादी माँ को जहाँ बेद के अचानक से यूएस जाने की बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं देव भी बहुत नाराज था। शालिनी जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि उनको बेद के जाने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर कोई उदास था तो वह थी आसी। आसी को बुरा लग रहा था बेद के ऐसे बिना बताए जाने की बात सुनकर। वह अपने मन में कहती है, एक बार फिर आप बिना बताए चले गए। मुझे पता है कि मेरी आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर इतना आपने मुझे गैर समझ लिया, कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं आपको दोस्ती के लिए कहकर मैंने गलत किया? क्या आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे बताएं? यह आपने गलत किया सर। क्या एक बार आप मुझे बता देते तो कुछ हो जाता, मैं आपको जाने से रोक लेती। फिर अपने ही मन में शिकायत करते करते कहती है, शायद सही भी है। आखिर क्यों बताएंगे आप मुझे? मैं आपकी लगती ही कौन हूँ? आखिरकार आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? आपकी नज़रों में भी हमारा रिश्ता ही क्या है? आखिर हूँ तो मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ही, जिसका रिश्ता आप बस आपकी ज़िंदगी में बस 16 दिन का है। और इन 16 दिन के बाद हम दोनों अजनबी बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है बेसर, आप 10 दिन के लिए गए हैं यहाँ से, मैं 10 दिन के अंदर सब ठीक कर दूंगी। आसी अपनी बात अपने मन में ही कह सकती थी। आखिर इस शादी की सच्चाई किसे कहती? वो कमरे में चली गई। सबको यही लगता है कि वेद के इस तरह से बिना बताए जाने पर आसी उदास होकर चली गई है। सबको आसी के लिए बुरा लग रहा था, और अभी शालिनी जी को भी आसी के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें अब आसी में अपनी झलक दिखाई दे रही थी। वही आसी की ताई जी और काजल बहुत खुश थे इस बात से कि आसी उदास है। वह भी तो बस यही चाहते थे कि चाहे वजह कोई भी हो, बस आसी उदास रहे। आसी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी अचानक से उसके कमरे का गेट खुलता है। आसी एकदम से गेट खुलने की वजह से पलटकर देखती है तो आसी के सामने इस वक्त देव खड़ा था। देव धीरे से कमरे का गेट सटा देता है। आसी देव को अपने कमरे में देखकर पूछती है, देव सर आप यहाँ? कुछ काम था। आसी की बात सुनकर देव थोड़ी नाराजगी के साथ कहता है, क्यों, कोई काम होगा तभी आ सकता हूँ मैं। और ये देव सर, वाह क्या बात है आसी, तुम शायद भूल रही हो कि कल तुमने ही डाइनिंग टेबल पर सबके सामने मेरे साथ एक रिश्ता बनाया था। वह रिश्ता था एक देवर का, एक भाई का। इतनी जल्दी भूल गई? इतनी कमजोर याददाश्त होगी तुम्हारी, ये मुझे नहीं पता था। देव की आवाज में आसी को अपने लिए ताना छुपा हुआ दिख रहा था। देव की बात सुनकर आसी थोड़ी उदासी के साथ कहती है, देवर भाभी, भाई बहन, आप जानते हैं ना देव सर कि मेरा और बेस सर का क्या रिश्ता है। इसके बाद भी आप ये सब बोल रहे हैं। कल जो कुछ भी मैंने कहा था वह सब बस एक नाटक था। आसी की कई बात को बीच में काटते हुए देव उसकी बात पूरी करते हुए बोलता है, क्यों, यही कहना चाहती हो ना आसी तुम? देव कहता है। देव की बात सुनकर आसी कुछ नहीं कहती, बस अपना सर नीचे झुका लेती है। वहीं आसी को अपना सिर झुकाए देख देव कहता है, इस तरह से सर मत झुकाओ आसी, मुझे तुम्हारा सर हमेशा से ऊंचा दिखना चाहिए, क्योंकि मैं जिस आसी को जानता था वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। और सर झुकाना तो दूर,
वह गलत बात पर किसी का सर झुकने पर मजबूर कर सकती है, पर अपना सर नहीं झुका सकती। तुमने बेशक यहाँ नाटक किया था, पर मेरे लिए वो सब नाटक नहीं था। मेरे कहे एक एक शब्द सच थे आसी। बेशक देवर और भाभी का ना सही, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। और तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम्हें इस घर में आने के लिए मैंने कहा था। मेरी जिद थी। मैंने कहा था कि तुम इस घर में आकर अपनी शादी की सच्चाई सबको बताओ। जिस शादी को तुम 5 महीने से छुपाए बैठी थी, वो शादी का खुलासा सबके सामने करो। वो शादी का खुलासा करो कि तुम किसकी पत्नी हो और किस घर की बहू हो। आसी, अगर मैंने कुछ कहा था तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जितना वेद भाई पर मुझे गुस्सा आ रहा है, उतना ही गुस्सा मुझे तुम पर भी आना चाहिए। भूलो मत कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे मकसद और तुम्हें इस घर में लाने के पीछे मेरा और तुम्हारा मकसद क्या था। तुम इतनी जल्दी हार मान लोगी? आसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और रही रिश्ते की बात, तो तुम ही मेरी भाभी हो। फिर चाहे भाई कुछ करें, और मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से बहन माना है। समझी तुम? आसी की बहन काजल, जो वहीं अपने कमरे के बाहर टहल रही थी, वह देव को इस तरह से आसी के कमरे में जाते देख और जाते ही कमरे का गेट सटाते देख उसके दिमाग में आसी और देव के लिए कुछ गलत ही चलने लगता है। वो कहते हैं ना, जो इंसान खुद गलत होता है उसके दिमाग में सोच भी हमेशा गलत ही चलती है। उसकी नज़रों में तो पूरी दुनिया ही गलत होती है। ऐसा ही कुछ था इस वक्त काजल के साथ भी। काजल के दिमाग में उन दोनों को एक साथ एक कमरे में देखकर कितने ही गलत सवाल उठ रहे थे। यहाँ तक कि उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि कहीं आसी इन दोनों भाइयों के साथ एक साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही है। काजल अपने मन में कहती है, वाह रे फटीचर, तू तो बड़ी चालाक निकली। एक साथ दोनों भाइयों को अपनी मुट्ठी में की हुई है, ताकि दोनों भाई बस तेरे बस में रहें। और कल तो देव जी भी बड़ा कह रहे थे, आसी तुम मेरी बहन की तरह हो और मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह। ये पैसे वाले लोग और इनके बनाए रिश्ते तो कभी मेरी समझ नहीं आएंगे। वैसे जानती हूँ इस फटीचर ने ही कुछ किया होगा, वरना मेरे देव जी तो बहुत शरीफ हैं। आज तक मुझे नहीं देखा ठीक से, तो इस फटीचर में क्या दिख गया जो इसके दीवाने हो गए हैं। सबके सामने भैया और बंद कमरे में सैया। ये सब सोच कर ही काजल की आंखों में आसी के लिए बेहिसाब नफरत थी। काजल ये सब देख पहले तो वह खुद उन दोनों के कमरे के पास जाकर देखने की सोचती है कि वह दोनों अकेले बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, पर फिर उसके दिमाग में कुछ बात आती है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी एक्सप्रेशन और होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से कहती है, मैंने कहा था ना आसी कि तेरे मारे इस थप्पड़ का बदला अपना एक गाल छूते हुए जिस पर हल्का लाल निशान था मैं ज़रूर लेकर रहूँगी। अब ये अलग बात है कि ये बदले का टाइम इतना जल्दी आ जाएगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब तुम्हें पता चलेगा फटीचर कि तुम्हें जिस घर पर जिस लोगों के बीच रहकर इतना घमंड था ना, उन्हीं के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आऊँगी। आज जिनकी बदौलत तुम मुझसे टकरा रही हो ना, तो मैंने भी इसी घर के लोगों से धक्के मरवा कर तुमको इस घर से नहीं निकलवाया ना। फिर देखना। ये सब बोल काजल जल्दी से किचन एरिया की तरफ जाती है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले शालिनी जी को वहीं जाते हुए देखा था। काजल किचन के पास जाकर देखती है कि शालिनी जी, जो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी, वह काजल को वहां देखकर पूछती हैं, तुम यहाँ कुछ काम था? वहीं शालिनी जी को देखकर और उनकी बात सुनकर काजल कहती है, नहीं आंटी, काम नहीं था। एक्चुअली आप जल्दी से चलिए, कहीं आज कुछ गलत ना हो जाए। जी जो काजल की बात ठीक से समझी भी नहीं थी, वो काजल से कहती है, क्या कह रही हो? आई कांट अंडरस्टैंड। तो तुमको जो भी कहना है वह साफ साफ कहो। शालिनी जी की बात सुनकर काजल अपने चेहरे पर उदासी, सैडनेस, फिकर और सबसे ज्यादा घबराहट का झूठा छोला ओढ़ शालिनी जी से कहती है, आंटी, देव जी को ना मैंने अभी आसी के कमरे की तरफ जाते देखा है, और इस वक्त ना देव जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे मुझे डर लग रहा है अपनी बहन आसी के लिए। मुझे डर है कहीं वेद जीजू की इस तरह से बिना बताए जाने की वजह से देव जी कहीं गुस्से में मेरी बहन को कुछ ना कह दें। एक्चुअली मैं जानती हूँ कि आसी की भी गलती होगी कहीं ना कहीं, तभी तो वेद जीजू बिना आसी या किसी को इस तरह से बताए चले गए। पर क्या करूँ, है तो मेरी बहन ही ना। मुझे उसकी टेंशन हो रही है। जाने को तो मैं भी चली जाऊं, पर वह क्या है ना, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं मेहमान ही ना इस घर की, कहीं उनको बुरा लगे मेरा कुछ कहना और मेरी बहन का रिश्ता खराब हो। आखिर बड़ी बहन हो। फटीचर, ओ मतलब आसी की।
इसलिए आपको कहने आई हूँ, आप एक बार जाकर देखिए ना आंटी जी कि आखिर ऐसी भी क्या बात हुई है जो देवजी इतने गुस्से में थे। प्लीज कहीं ऐसा ना हो कि बेद जीजू के जाने का सारा गुस्सा देवजी मेरी आसी पर निकाल दें। काजल अपनी बात कहकर उदास चेहरे के साथ वहां से चली जाती है और वहीं काजल की बात सुनकर शालिनी जी के दिमाग में और भी बातें घूमने लगती हैं। वो अपने तेज कदम के साथ आसी के कमरे की तरफ जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि देव और वेद का क्या रिश्ता है। कितनी बार उनकी वजह से देव उन पर भी भड़क चुका है, कितनी बार वेद की वजह से वह अपनी मॉम तक को बोल चुका था, और वह भी नहीं चाहती थी कि आज आसी देव के गुस्से का शिकार हो। वह जल्दी से आसी के कमरे की तरफ जाती हैं और वह कमरे के गेट के पास पहुंचती हैं, जहां हल्का सा गेट खुला हुआ था। वह गेट को खोलकर थोड़ा सा आगे आती हैं कि उनके पैर वहीं जम जाते हैं। उन लोगों की आगे की बात सुनकर शालिनी जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो भी सुन रही थी वह सच है। और इधर दूसरी तरफ काजल आज बहुत खुश थी। वह अपने कमरे में अपने फोन पर गाना लगाकर डांस कर रही थी। हाँ, फोन पर गाने की वॉल्यूम बस इतनी थी कि वह उसके कमरे तक ही जाए, कमरे से बाहर नहीं। भाई उसको इस तरह से नाश्ता देख उसकी मम्मी कहती है, ओए काजल, पागल हो गई है क्या? ऐसा भी क्या हो गया जो तू ऐसे नाच रही है? अभी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मई अपनी मम्मी की बात सुनकर काजल खुशी खुशी में अपनी मम्मी के गले लग कहती है, मम्मी मम्मी मम्मी, मत पूछो कि खुशी क्या है। बस आज तो आप भी मेरे साथ डांस करो और बस बम फूटने की तैयारी करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस घर में बम फूटने वाला है। बूम। काजल के कहने पर शालिनी जी आसी के कमरे के पास तो चली गई थी, पर उस कमरे में जो भी बातें हो रही थी वह सुनकर तो शालिनी जी के कदम वहीं ठहर गए। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वे वहां से आगे बढ़ाएं अपने कदम या पीछे करें। इस वक्त आसी की पीठ देव की तरफ थी और वह खिड़की के सामने एकटक देख रही थी, जिस वजह से उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उन लोगों के पीछे कोई और भी खड़ा था जो उन लोगों की बातें सुन रहा है। देव आसी से कहता है, देखो आसी, मुझे लगा था कि तुम मेरे भाई के लिए परफेक्ट हो, तुम उनके लिए सही मैच हो। भाई ने तुमसे शादी की कुछ सोचकर की होगी, इस वजह से मैं खुद भी चाहता था कि तुम मेरे भाई की लाइफ में आओ, इस घर में आओ। जो खुशियां मेरे भाई डिजर्व करते थे और उनको आज तक नहीं मिली, वो खुशियां उनको मिले। मैं अच्छे से जानता हूँ ये बात कि कहीं ना कहीं उनकी खुशियों के बीच में रोक लगाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी मॉम है। हाँ, मैं खुद को बहुत बदनसीब बेटा मानता हूँ कि जिसकी माँ अपने एक बेटे से इतना प्यार करती है, दूसरे से उतनी ही नफरत। मैं बहुत कोशिश की अपनी माँ को समझा पाऊँ कि वो वेद भाई को उसकी गलती की सजा ना दें जो उन्होंने की ही नहीं, पर मेरी मॉम की नफरत कभी कमी नहीं हुई। भाई के लिए वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। उनकी नज़रों में मेरे भाई गुनहगार है, उनके जिसकी सजा मेरे भाई बचपन से भुगत रहे हैं, सबसे अलग होकर जिंदगी जीकर। मेरे भाई ने बचपन से बहुत कुछ सहा है आसी। उन्होंने अपने लिए कभी कोई खुशी नहीं देखी, ना मांगी है। सब अपने परिवार के लिए चाहा और हर तकलीफ अपने हिस्से ले लिया। जानती हो आसी, तुम जिस उम्र में बच्चा खिलौने से खेलता है, मेरे भाई मेरी मॉम की ताने सुनकर जिए हैं। तुम नहीं जानती उन्होंने क्या कुछ सहा है, पर मैंने देखा है उनको दुखी होते जो वो किसी को नहीं दिखाते। देव आगे कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसी कि भाई यहाँ से गए हैं, उसके पीछे वजह तुम हो, पर तुम क्या कर रही हो, तो मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा समझ कि ऐसा भी क्या हो गया जो एक रात में भाई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि वह बिना बताए यहाँ से चले गए इतनी दूर। सबका तो समझ में आता है, पर इस बार उन्होंने मुझसे भी ये बात छुपाई, मुझसे, अपने छोटे से, जिससे वह कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। उससे उन्होंने दो बातें छुपाई हैं। एक कि उन्होंने तुमसे ऐसे 5 महीने पहले शादी की, वह भी 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आसी, आसी, आई कॉन्ट बिलीव दिस। मेरे भाई, मेरे वेद भाई किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं? आई कांट बिलीव दिस। मेरे भाई ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात की खबर शायद कभी लगती भी नहीं अगर उस दिन एक फाइल पर साइन करवाने के लिए भाई के केबिन में नहीं जाता। मैं जाता उससे पहले ही वहां मेरे भाई का असिस्टेंट राज था उनके साथ। उस दिन केबिन में जब मेरे भाई अपने असिस्टेंट राज से बात कर रहे थे, उसके बाद तुम वहां पर गई थी और फिर तुम्हारे और भाई के बीच जो भी बात हुई थी वह मैंने सब सुन लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और शायद कभी यकीन नहीं करता अगर उस दिन की सारी बातें
मैंने अपने कानों से सुनी नहीं होती। और तब मुझे पता चला कि मेरे भाई मुझसे कितनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। पर मैं इस बात का असर मैंने कभी अपने भाई पर भी नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर मैं तुमसे बात की और तुम इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। तुम नहीं आना चाहती थी इस घर में। पर मत भूलो कि जब मैंने अपने भाई के बारे में सब कुछ बताया तब तुम राजी हुई थी। तुमने कहा था कि तुम मेरी मम्मी और मेरे भाई के बीच सब कुछ ठीक करोगी। तो कैसे करोगी ठीक जब भाई है ही नहीं। तुम अपना वादा नहीं भूल सकती हो आसी। और अब तुम हार मान रही हो। दिस इज नॉट गुड आसी। दिस इज नॉट गुड। तुम इस तरह से बीच में सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती हो। एक गलती मेरी मॉम अब तक करती आ रही है, मेरे भाई को ना पहचान कर। दूसरी गलती अब तुम कर रही हो, मेरी मॉम गलत। बस कीजिए देव जी, बस। देव इससे आगे और कुछ कहता है इससे पहले ही आसी देव की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, क्या गलत लगा रखा है आपने तब से देव सर। यह गलत आपकी मॉम ने गलत किया। क्या गलत किया बताइए। क्या जानते हैं आप। कुछ भी नहीं जानते हैं आप। नहीं जानते। कभी आपने सोचा है कि एक औरत किसी से प्यार करती है तो किस हद तक करती है, और नफरत वह भी किस हद तक कर सकती है। कभी आपने खुद को अपनी मॉम की जगह रख कर देखा। क्या वजह रही होगी जो आपकी मॉम को सर से इतनी नफरत है। क्या कभी आपने वजह जानने की कोशिश की। माफ करिएगा देव सर, आप एक अच्छे भाई तो बन गए पर आप एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए। आपको आपके भाई की फिक्र है पर अपनी मॉम के इमोशंस की नहीं। कभी सोचा कि बिना पति कैसे संभाली होंगी वो आपको। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं या बेस सर गलत है या आप लोग सही। पर देव सर, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब मेंटली, फिजिकल, इमोशनली बहुत हर्ट हो जाता है। वह इतना वीक हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। उस टाइम वह बिल्कुल अकेला महसूस करता है। आप जानते हैं एक औरत अकेला कब महसूस करती है, जब उसके रिश्ते उससे छूट जाते हैं। आसी की बात सुनकर देव कुछ कहने को होता है कि आसी देव से कहती है, नहीं सर, आज मुझे कहने दीजिए। आपको पता है मैं यह सब क्यों कह रही हूँ। क्योंकि मैं खुद बचपन से रिश्तों की तलवार में झूलती आ रही हूँ। माँ बचपन में छोड़कर चली गई। मेरे पापा ने दूसरी शादी की, यह सोचकर उनकी बेटी को एक माँ मिलेगी। पर कुछ दिन बाद ही वह भी उस माँ के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप बताइए कैसा महसूस किया होगा उस बेटी ने जिसकी माँ के जाने के बाद पिता का भी साया नहीं रहा। मैं तो अपने पिता के होते हुए भी अनाथ हो गई। मेरे ताऊ जी ने संभाला मुझे। संभाला क्या, रिश्तेदारों के दबाव में आकर ही मुझे पाला। 2 टाइम की रोटी तो देते थे पर प्यार कभी नहीं मिला। कहते थे जन्म के साथ माँ को खा गई। पिता छोड़ गए, मुझे मनहूस कहा जाता था। उसके बाद जिससे प्यार किया उसके भरोसे मुंबई आई। यहाँ शादी वाले दिन पता चला कि उसने पहले ही शादी कर रखी है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैंने हार नहीं मानी पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे भी बेस सर से शादी करनी पड़ी। जानती हूँ बेस सर की भी कोई परेशानी रही होगी। उन्होंने मुझे अनजान लड़की से शादी की। हम दोनों की सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी। पर मैं इसमें किसी को गलत नहीं ठहरा सकती। पर बेस सर तब लगे। उन्होंने खुद से ना बोलकर बात क्या है उन्होंने मुझे नहीं बताया। यह एक शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिर्फ 6 मंथ की। तो आप बताइए देव सर कि मैं कैसे बेस सर को गलत नहीं कहती। मुझे मुंबई में अकेला छोड़कर चले गए। ठीक वैसे ही माँ को भी धोखा मिला अपने खुद के पति से। जानती हूँ इस सब में बेस सर की कोई गलती नहीं है। पर माँ की नज़रों से देखिए कि उनकी आंखों के सामने उनकी हंसती खेलती दुनिया बिखर गई। वो अकेली रह गई। और सबसे ज्यादा अकेलापन तब फील होता है जब आपके पास कोई हो फिर भी अकेला हो। वो अकेलापन खाने को दौड़ता है। इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है और वो अपने बनाए एक घेरे में सिमट कर रह जाता है जहाँ वो किसी और को नहीं आने दे सकता है। और इस स्थिति से ही गुजर रही है माँ। क्या कभी आपने एक बेटे होने की तरह उनसे बात किया। कभी उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। नहीं ना देव सर। तो फिर किस बेस पर आप अपनी मॉम को गलत ठहरा सकते हैं। देव और राशि के बीच जो कुछ भी बातचीत हो रही थी वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी कई बातें उनके अलावा भी वहाँ कोई सुन रहा था। वो लोग बस अपने दिल में जो कुछ था वो कह रहे थे। और इधर शालिनी जी जो काजल के कहने पर राशि के कमरे में आई थी कि कहीं सच में उनका बेटा देव किसी बात पर राशि पर अपना गुस्सा ना निकाल दे। क्योंकि वेद और देव के बीच का रिश्ता क्या था यह उनसे बेहतर कौन समझ सकता था। जिनकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो देव को वेद के साय तक से अलग नहीं कर पाई थी।
और आज इतनी बड़ी सच्चाई जान उनके होश उड़ चुके थे। पर शायद कोई और भी सच्चाई थी जो शायद आज उनके होश उड़ाने वाली थी। आसी की बातें सुनकर देव थोड़ी नाराजगी के साथ कहता है, आसी तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपनी मम से प्यार नहीं करता? कि मुझे उनकी परवाह नहीं है? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आसी, आज तुम्हारी बातों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी बात का कटाक्ष मुझ पर निकाला है। बोलो आखिर ऐसी क्या बात है? किस जगह तुम्हें ऐसा लगा कि मैं गलत हूँ? मुझे अपनी मॉम की परवाह नहीं है। हाँ जानता हूँ मुझे अपने वेद भाई से बहुत प्यार है, पर ऐसा नहीं कि मैं अपनी मॉम से प्यार नहीं करता। जितना मैं अपने भाई को मानता हूँ उतना ही मैं अपनी मॉम को भी मानता हूँ। दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक वह दोनों क्या, दादी माँ भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर यही लोग तो मेरी फैमिली है। देव अपनी बात कहता कि तब तक आसी कहती है, यही बात तो है सर, जो बात आज आप मुझसे कह रहे हैं। क्या कभी आपने अपनी मॉम से कही ये बात कि वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि आपको उनकी परवाह है, वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं? कभी बताया? नहीं ना देव सर, आपने उनको गलत तो ठहरा दिया, पर कभी ये नहीं पूछा उनके पास कुछ वक्त बैठकर कि उन्होंने क्या कुछ सहा होगा, कैसे आपकी परवरिश की। देव सर, कभी कभी कुछ बातें किसी के सामने जाहिर करने के लिए, उसे बताने के लिए कहीं भी जाती हैं। देव आसी की बात सुनकर अब खामोश रह जाता है, क्योंकि आसी की कई बातें काफी हद तक सही थी। वो कब अपनी मम के पास बैठकर कुछ पल बातें किया, पर उन पर गुस्सा जरूर निकाला था। बेशक उसकी सोच गलत नहीं थी, पर अपने भाई के प्यार के साथ वफादारी करते हुए वो एक बेटे होने का फर्ज भूल गया था। सालनी जी से अब और नहीं रुका जाता और वो उसी तरह अपने कदम आसी के कमरे से बाहर कर लेती हैं। और देव और आसी अब भी अनजान थे इस बात से कि उनकी बातें सालनी जी सुन चुकी हैं। इधर सालनी जी के कदम आज साथ नहीं दे रहे थे। आज एक गैर लड़की जिससे उनका कोई रिश्ता भी नहीं था, वो उनके लिए बोल रही थी। सालनी जी का चेहरा बिल्कुल शांत था, और इधर काजल और उसकी माँ, जो एक पिलर के पीछे से सालनी जी के आसी के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वो सालनी जी को इस तरह देखकर काजल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये तूफान इतनी शांत क्यों है? क्या कुछ नहीं हुआ? वहीं काजल की मम्मी की नज़र जो सालनी जी के शांत चेहरे पर लगातार बनी हुई थी, वो सालनी जी की ओर देखते हुए अपनी बेटी के सवालों का जवाब देते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, हुआ तो जरूर है। और ये तूफान इसलिए शांत है, शायद आगे आने वाला तूफान का सामना ये कर सके। कह सकती हो ये आगे आने वाले तूफान के पहले की शांति है। काजल को अपनी मम्मी की कई बातें कुछ खास समझ तो नहीं आती, पर इतना समझ गई कि आसी के कमरे में कोई बात तो हुई है। इधर शालिनी जी अपने कमरे में आकर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती हैं और अपने गेट से टिक कर बैठ जाती हैं। उनकी शांत और खाली आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उनके गालों पर आ जाती है, जिसे महसूस कर वो उस आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए कहती हैं, इन आंसुओं की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इनको बहुत पहले मैंने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। एक समय था जब ये आंसू ही मेरी किस्मत बन गए थे, पर अपने बेटे के लिए मैंने अपनी किस्मत से भी लड़कर इन आंसुओं को अपनी जिंदगी से दूर फेंक दिया। बुरा लगता था जब देव मुझसे उस बेत के लिए लड़ता था, मुझ पर गुस्सा करता था, उस बेत के लिए जिसकी माँ की वजह से आज वो बिना पिता के साए जिया। लोग क्या क्या कहते थे, एक अकेली औरत को लोग किस नज़र से देखते हैं, ये मैंने देखा है। उस दिन मुझ पर क्या बीती थी जब मेरे पति ने किसी और दूसरी औरत के लिए मुझे मेरे बेटे को छोड़ दिया था। फ्लैशबैक। मनोज, मनोज आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे और अपने बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? पर मेरी गलती क्या है? और ये तो देखिए कि हमारा बेटा देव अभी बस 2 साल का है, उसकी क्या गलती है? देखिए मनोज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी भी कोई सजा मुझे दे दीजिए। मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर ऐसे अपने परिवार को छोड़कर मत जाइए। मनोज, आपके लिए मैं अपना घर परिवार सब छोड़कर आई थी, मेरा है ही कौन आपके अलावा? ये कहकर वो औरत रोने लगी, और ये रोने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि शालिनी जी थी, जिनकी बगल में उनका 2 साल का बेटा देव अपने खिलौने से खेल रहा था। उस बच्चे को क्या पता कि क्या हो रहा है, वो खुद में मस्त था। तभी शालिनी जी जिसके सामने रो रही थी, अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खराब ना करने को कह रही थी, वो आदमी कोई और नहीं देव के पापा थे, मनोज बंसल। शालिनी जी की किसी बात का असर ना उनके आंसू मनोज जी पर असर कर रहे थे। वो अभी भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े थे,
और वो शालिनी जी को रोते हुए देखकर कहती हैं, ये रोना धोना बंद करो शालिनी, और मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे साथ खुश। मुझे लगा कि तुम मेरा प्यार हो, इसलिए शादी की, पर शादी के कुछ टाइम बाद से ही मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन था जो तुमको देखकर मुझे हुआ था। शालिनी जी तो हैरान थी मनोज की बात को सुनकर, उनको सब सपना लग रहा था। मनोज जी कुछ रुककर कहते हैं, शालिनी, लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ आई कि जिंदगी जीने के लिए अट्रैक्शन नहीं, प्यार का होना जरूरी है, जो मैं तुमसे नहीं करता। और जब रिश्ते में प्यार नहीं तो साथ रहना बेकार। अपने पति मनोज जी की बात सुनकर शालिनी जी गुस्से में कहती हैं, अट्रैक्शन? शादी के 3 साल होने के बाद और 2 साल का बेटा होने के बाद आपको समझ में आ रहा है मनोज जी कि आपको मुझ पर अट्रैक्शन था, प्यार नहीं? और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो किससे आपको प्यार है? बताइए मनोज, किससे है आपको प्यार? शालिनी जी की बात सुनकर भी मनोज जी चुप थे, और उनकी यह चुप्पी शालिनी जी के दिल और दिमाग को अनगिनत सवालों से घेर रही थी। उनके दिल में घबराहट और दिमाग ने इतने समय में ही घर कर लिया था। आखिर आज उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बात बन आई थी। उनके पति उनसे ये कह रहे थे कि उनको उनसे प्यार नहीं था। जिस इंसान के लिए, जिसके प्यार के भरोसे वो अपने खुद के परिवार तक को छोड़कर आ गई थी, आज उस इंसान ने उन दोनों के बीच के प्यार और खूबसूरत रिश्ते को अट्रैक्शन का नाम दे दिया था, और कह रहे थे कि वो अब उनके साथ, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे के साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर तो मानो उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। और फिर जब वजह पूछने पर भी मनोज जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो शालिनी जी के गुस्से का बाण अब टूट पड़ा, और वो अपने पति मनोज पर चिल्लाकर कहती हैं, बोलिए कुछ मनोज, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आखिर क्या वजह है ऐसी? कौन सी गलती हो गई जब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा और आप मुझे और अपने बेटे को छोड़ना चाहते हैं? वो बेटा जिसने अभी ठीक से अपने पापा को समझा भी नहीं, और उस नन्ही सी जान को किस गलती की सजा आप दे रहे हैं? कुछ बोलिए मनोज। मैं नोटिस तो बहुत दिनों से कर रही थी आपकी इस बदले बिहेवियर को, पर मुझे लगता था कि घर की जिम्मेदारी और काम का प्रेशर है आप पर, इसलिए आप हमें समय नहीं दे पाते। पर आज पता चल रहा है कि आप तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह मुझसे आपको प्यार ना होना तो सिर्फ हो नहीं सकता, असली वजह भी बताइए। शालिनी जी के बार बार एक ही बार सवाल पूछने पर मनोज जी झल्लाहट के साथ कहते हैं, तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ, और उसके साथ अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। समझी तुम? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। और पहले जो मुझे ये गलत फहमी थी कि मुझे तुमसे प्यार है, यह सच में मेरी गलत फहमी ही थी। लेकिन ये बात मैं तब नहीं समझ पाया, पर बीते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने कभी ठुकराया वो मेरी गलती थी। पर अब मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था शालिनी, पर जबरदस्ती के रिश्ते में रहकर भी कोई फायदा नहीं। ये बात मैं अब समझ गया हूँ। मनोज, ये आवाज़ थी उनकी माँ यानी कि शालिनी जी की सास की, जो अपने बेटे के इतने शोर को सुनकर वहां आई। और उन्होंने जो बातें सुनी, बस सुनकर तो वह खुद भी हैरान थी, और इसलिए वह गुस्से में मनोज जी से कहती है, इस उम्र में आकर मनोज तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी एक पत्नी है, एक बच्चा है, और अब जाकर तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार नहीं है? वाह, तुम्हारी सोच और एहसास को हम दाद देते हैं। मनोज, तुम्हारी नज़रों में प्यार क्या है हम नहीं जानते, पर हमारी नज़रों में आज तुम दोनों का एक बच्चा है, और यह है प्यार। अगर तुम्हें प्यार था ही नहीं तो क्यों तुमने शालिनी के साथ अपने बिना प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाया? क्यों एक बच्चे को जन्म दिया? आखिर किस वजह से? कुछ बोलोगे हमें? अपनी माँ की बात सुनकर मनोज जी कुछ नहीं कह पाए, और वह चुप हो गए। वहीं उनकी चुप्पी देखकर शालिनी जी कहती हैं, माँ, पहले आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा कि पहले वह समझ नहीं पाए थे, पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं अभी भी समझ के नहीं समझ पाई हूँ? ऐसा था कि नहीं शादी से पहले किसी से प्यार था? अगर ऐसा था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक इन्हें किसने दिया? आज इनकी वजह से मैं अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर आई इनके भरोसे, और आज मुझे पता चल रहा है कि इन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पूछिए ना माँ अपने बेटे से, क्यों दिया इन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा? क्या इसे प्यार करना मेरी इतनी बड़ी गलती थी? शालिनी जी रोते हुए अपनी बात अपनी सास से कहती हैं। मनोज जी शालिनी जी की बात सुनकर कुछ नहीं कहते, और अपनी माँ की ओर देखकर कहते हैं, माँ, मेरी गलती है और मैं अब अपनी गलती मानता हूँ। मैं आज और अभी ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ।
इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। इस घर पर शालिनी और हमारे बेटे का ही हक रहेगा हमेशा। पर मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे इस घर में मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सकता। ये कहकर मनोज जी वहां से जाने लगे और मनोज जी को इस तरह से सब कुछ छोड़कर जाते देख शालिनी जी उनका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, मत जाइए मनोज प्लीज, मनोज मत जाइए। ये तो सोचिए मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। हमारा छोटा बेटा है, हमने तो मिलकर सपने संजोए थे ना कि हम इसकी परवरिश एक साथ मिलकर करेंगे। आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे संभालूंगी मनोज उसे। मेरे खातिर ना सही, अपने बेटे के लिए रुक जाइए। मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए कि सबको छोड़कर जा रहे हैं। पर ऐसा है तो मैं अपनी हर गलती मानती हूँ, हर सजा मुझे मंजूर है, पर ऐसे साथ छोड़कर तो ना जाइए। रुक जाइए मनोज। शालिनी जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर मनोज जी उनकी एक नहीं सुनते और शालिनी जी ने जो उनका हाथ थाम रखा था, उनका वो हाथ झटक कर घर छोड़कर चले जाते हैं और पीछे छूट जाती है रोती बिलखती है अपनी पत्नी। शालिनी जी अपने फ्लैशबैक से वापस आती हैं उस अतीत से जहाँ सिर्फ आंसू थे, जिसकी वजह थी वेद की माँ। वो माँ जिसके कारण उनके पति उनको और अपने बेटे तक को छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। शालिनी जी अपने अतीत से निकलकर अपने प्रेजेंट में आ चुकी थी। उनकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। शालिनी जी अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को अपने एक हाथ से बेतरतीब ढंग से पोंछते हुए कहती हैं, अब और नहीं। अब मैं आपकी कोई भी याद या आपसे जुड़े इन आंसुओं को मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती। आपसे जुड़ी अब कोई भी चीज मेरी नहीं है, ये आंसू भी नहीं। आज मेरा अपना बेटा कहता है कि मैं बेवजह नफरत करती हूँ उससे, लेकिन मैं ये क्यों नहीं समझता नफरत की वजह भी तो वही है। आज उसी की माँ की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार मुझसे दूर हुआ। वो छोड़कर चले गए मुझे और अपने बेटे को। आखिर क्या गलती थी? क्यों नहीं मुझे मेरी गलती बताई उन्होंने? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों जब इसके स्कूल में सब कहते थे कि तेरे पापा नहीं है, क्यों मेरे पास आकर रोता था? क्यों पूछता था कि मम, जब सबके पापा हैं तो मेरे पापा क्यों नहीं है? कहाँ है मेरे पापा? तब मैं ही तो थी जो उसकी माँ और पापा दोनों बनकर उसको पाला, और आज मैं ही उसके लिए गलत बन गई। शालिनी जी को भी आज बहुत दुख हो रहा था। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और इसी तरह आज का दिन भी बीत गया। इधर यूएस में वेद एक बड़े से लग्जीरियस होटल के बड़े से रूम में लगे कांच की ट्रांसपेरेंट विंडो के पास खड़ा था और विंडो के बाहर रोड पर तेज रफ्तार से चलती आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए उसका फ़ोन रिंग किया। उसने अपने फ़ोन पर देखा तो उसके फ़ोन पर राज नाम फ्लैश हो रहा था। उसने अपना फ़ोन ओके करके अपने कान से लगाकर कहा, हाँ बोलो राज, जो काम कहा था वह हो गया या नहीं? दूसरी तरफ से राज, जो वेद का असिस्टेंट था, वह अपने बॉस की बात सुनकर कहता है, जी बॉस, जैसा आपने कहा था वह सब हो गया है। मैंने आपकी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करवा दिए हैं और जैसा जैसा आपने कहा था पूरी प्रॉपर्टी में उतने हिस्से करवाकर उन सबके नाम पर कर दिए हैं। अब बस आपका एक साइन और उसके बाद परमानेंटली वह सारी की सारी प्रॉपर्टी जिन पर आपका नाम है वो सब उन लोगों के नाम पर होगी। और राज इससे आगे कुछ कहता है कि वेद कहता है, और क्या? उम्मीद करता हूँ कोई ज़रूरी बात हो। वेद की बात सुनकर राज कहता है, सर एक्चुअली आपने मुझे जो पता लगाने के लिए कहा था मुझे वह पता लग चुका है। वेद कहता है, बोलो क्या पता चला? राज कहता है, सर कुछ वक्त पहले जो न्यूज़ मिली थी वह सब सही थी। राज का बस इतना कहना था कि वेद कस के अपनी आंखें मूंद लेता है और उसकी बंद आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ती है। राज की बात सुनकर वेद कुछ नहीं बोलता। इधर राज हेलो हेलो बोलते ही रह जाता है, पर वेद किसी सोच में गुम था। जब राज को दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो राज अपना फोन कट कर देता है और खुद से कहता है, पता नहीं बॉस की जिंदगी में कब सब कुछ ठीक होगा। बॉस तो इतने अच्छे हैं, सबके लिए अच्छा सोचते ही नहीं सबकी मदद करते हैं, फिर भी सिर्फ दुख क्यों लिखा है उनकी किस्मत में? क्या मेरे बॉस खुशियाँ डिजर्व नहीं करते हैं? ऊपर वाले क्यों आप अच्छे लोगों को इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम देते हैं? और ये सब देते हैं तो उसके साथ साथ खुशियाँ भी तो दीजिए। मेरे बॉस भी तो खुशियाँ डिजर्व करते हैं। भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरे बॉस को उनके हिस्से की खुशियाँ दे दीजिए। जब से मैंने उनको जाना है बस सहते देखा है, कभी होठों पर सच्ची मुस्कान नहीं देखी, और जो सच्ची मुस्कान देखी थी
वह वजह भी तो वो खुद ही खुद से दूर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अगर वह चली गई तो मेरे बॉस बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ऐसा कुछ मत होने देना भगवान आप। मेरे बॉस को उनकी जिंदगी की खुशियाँ दिला दीजिए। राज अपने मन में बोलता है और फिर अपना काम करने चला जाता है। इधर आज का दिन भी बीत जाता है और आशी की ताई जी और काजल इसी परेशानी में इधर से उधर घूम रहे थे कि आखिर घर में कोई भूचाल क्यों नहीं आया। शालिनी जी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। तभी उनका गेट नॉक होता है। गेट नॉक की आवाज़ सुनकर शालिनी जी कहती हैं, आ जाओ। तभी उनके कमरे में देव आता है। वह देव को देखती तो है पर कुछ कहती नहीं है। वहीं देव अपनी मॉम की खामोशी देख गिल्ट महसूस करता है। देव अपनी मॉम की खामोशी देखकर कुछ कहता नहीं, बस सीधा उनके पास जाकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर लेट जाता है। देव की सरकत से शालिनी जी की आंखों से आंसू बह गए। आज कितने समय बाद उनका बेटा इतने प्यार से उनकी गोद में अपना सर रखने आया था। वह जानती थी इस सब के पीछे कहीं ना कहीं आसी है, क्योंकि उन्होंने आसी और देव के बीच की बात सुनी थी। वह अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी देव कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझसे सच में गलती हुई है। मैं एक अच्छा भाई बनने के चक्कर में एक बुरा बेटा बनकर रह गया। मैं अपनी मॉम को ही नहीं समझ सका। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मॉम मैं जानता हूँ जिस वक्त मुझे आपके साथ होना चाहिए, जब मुझे अपनी मॉम की परेशानी समझनी चाहिए, उस वक्त मैं आपको बुरा भला कहता रहा। उस वक्त आपको मेरी बातों को सुनकर कितना हर्ट हुआ होगा, यह बात मैं आज समझ रहा हूँ। क्या आप अपने बेटे को माफ करेंगी? मैं बस यही चाहता था मॉम कि आप और भाई खुशी से एक साथ रहें। मैं बस हमेशा से अपना एक छोटा सा ही सही पर प्यारा सा परिवार चाहता था, जिसमें पापा भले ना हो लेकिन भाई का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। मम उन्होंने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही वो मेरे मन की बात समझ जाते हैं। मानता हूँ गलती उनकी मॉम की थी, तो इसमें भाई की क्या गलती मॉम? आप ही बताइए, क्या कल को अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो उसमें गलती मेरी होगी ना कि आपकी परवरिश की मॉम। और भाई को तो आपने भी देखा है ना माँ। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि भाई मेरे साथ कभी गलत करेंगे? अरे गलत करना तो दूर, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते मॉम। प्लीज आप एक बार उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वो गलत नहीं है। वह बर्ड के बेस्ट भाई हैं मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि वह बर्ड के बेस्ट बेटे भी बनकर दिखाएंगे। मुझे अपने भाई पर खुद से ज्यादा यकीन है मॉम। बस एक बार आप उन पर अपने प्यार की, अपनी ममता के एहसास से भरा ममता का हाथ रख दीजिए। वह बहुत अकेले हैं मॉम। वह तरस रहे हैं आपके प्यार के लिए। आप क्या कुछ नहीं कहती उन्हें, पर उन्होंने कभी पलटकर नहीं जवाब दिया आपको। जानती हैं क्यों? क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। मैं तो फिर भी आपसे अपनी नाराजगी जता लेता हूँ। वह तो बस बचपन से आपकी नाराजगी झेलते आए हैं, पर बचपन से आपके प्यार को तरसे हैं वो। क्या फर्क पड़ता है कि उनको जन्म किसने दिया? फर्क इस बात से पड़ता है कि वह आपको अपनी माँ समझते हैं। आपको देखकर वह बड़े हुए हैं मॉम। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा एक साथ रहे, हैप्पी फैमिली बनकर, जिसमें आप और भाई भी साथ हों, एक बेस्ट माँ बेटे बनकर। देव अपनी बात कहकर चुप हो जाता है, पर शालिनी जी के दिमाग में बहुत सी बातें छोड़ जाता है।